में कितना रहा? तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसका समय रहा। किसका? वैदिक सभ्यता का। इसका निर्माता कौन माना जाता है? तो आर्य माने जाते हैं। कौन माना जाता है? आर्य। संस्कृत शब्द आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। यानी आर्य का अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ या कुलीन आर्य का सब अर्थ होता है। तो सभ्यता का हम स्वरूप देखते हैं। तो देखिए सभ्यता कैसी थी, सभ्यता का स्वरूप कैसा था? तो इस सभ्यता का स्वरूप कैसा था? ग्रामीण था। कैसा था? ग्रामीण। यानी वैदिक सभ्यता वो हमारी ग्रामीण सभ्यता थी। आधार क्या था? इस काल की जानकारी का मुख्य स्रोत वेद है, इसलिए इसे हम वैदिक सभ्यता कहा जाता है। तो इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। वेद हमारे 4 होते हैं, जो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद कौन सा होता है? यानी ऋग्वेद होता है। इसके बारे में आगे समझेंगे। देखिए भौगोलिक विस्तार, यानी इसका विस्तार कहाँ तक था? ठीक है। निवास स्थान क्या था? आर्य सर्वप्रथम पंजाब, अफगानिस्तान या सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे थे। कहाँ बसे थे? पंजाब, अफगानिस्तान या सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे थे। और इनका मुख्य केंद्र क्या था? यानी सरस्वती और गंगा यमुना 2 आम का क्षेत्र इनका मुख्य निवास का केंद्र बना था। अब हम वैदिक काल का विभाजन पढ़ेंगे। विभाजन 2 भागों में हमने करके देखा है। क्या? ऋग वैदिक काल, इसका समय कितना माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। कितना? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। इसकी जानकारी केवल ऋग्वेद में मिलती। कहाँ मिलती है? तो ऋग्वेद में से मिलती है। उत्तर वैदिक काल का काल कितना माना जाता है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसमें क्या है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अन्य ग्रंथों की रचना हुई। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे देखते हैं हम क्या? उत्तर वैदिक काल की प्रशासनिक व्यवस्था, यानी वैदिक काल की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उसका स्वरूप क्या था? तो दोस्तों ये शासन राजतंत्रात्मक था, यानी राजा का शासन था। राजा का प्रमुख होता था। राजा कौन होता? राज्य का प्रमुख होता था। राजा को जनस्य यानी गोपा कहा जाता था। तो वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? गोपा कहा जाता था। प्रारंभ में राजा सभा और समिति से नियंत्रित करता था। यानी राज्य को, यानी 2 सभाएं थी, यानी 2 समिति थी, सभा और क्या थी? समिति। इससे राज्य को नियंत्रण करता था। बाद में राजा की शक्ति में वृद्धि हुई और शासन केंद्रीकृत हुआ। तो शासन कैसा हो गया? केंद्रीकृत हो गया। तो उसने राज्य को चलाने के लिए और प्रशासन को नियंत्रण करने के लिए छोटे छोटे भागों में बांट दिया। तो उसने कौन कौन सा प्रशासनिक इकाइयां थी? सबसे छोटी इकाई कौन थी? कुल थी। कौन थी? कुल। और फिर ग्राम था, उसके बाद विश्व और जन, फिर राष्ट्र। और हम इसको देखते हैं। जैसे कुल, सबसे छोटी इकाई वैदिक काल की क्या थी? कुल थी। परिवार की इकाई क्या थी? कुल। ग्राम यानी कुल, कई कुल मिलाकर के एक ग्राम बनता था। विश्व, कई ग्रामों को मिलाकर एक विश्व बनता था। और कई विश्व को मिलाकर के एक जन बनता था। और कई जन को मिलाकर के एक राष्ट्र बनता था। तो ये तो रही वैदिक काल की क्या? प्रशासनिक इकाई। अब इसके कुछ अधिकारी और उनके कार्य देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। तो कार्य देख लेते हैं। देखिए राजा, दोस्तों राजा का कार्य क्या था? शासन संचालन करना, युद्ध का नेतृत्व करना, प्रजा की रक्षा करना, कर व्यवस्था की देखरेख करना। तो ये तो हमारे राजा का कार्य था। पुरोहित, पुरोहित कौन था? यज्ञ कराना, धार्मिक और राजनीतिक सलाह देना और राजकीय अनुष्ठान कराना। ये किसका काम था? पुरोहित का था। देखिए सेनानी, ये सेनानी कौन था? सेना का संगठन करता था, युद्ध का संचालन करता था। ग्रामीण कौन था? देखिए ग्रामीण से ही पता चलता है कि ग्राम का प्रशासन करता होगा और ये क्या करता होगा? कर वसूलता होगा। तो ये ग्रामीण क्या करता था? गांव का प्रशासन करता था और कर वसूलता था।
दूसरा था विस्पति। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, तो इनको सबको याद करके रखना। विस्पति का प्रमुख कार्य था सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। फिर तो समाहर्ता, कौन? समाहर्ता का कार्य था कि कर संग्रह का मुख्य अधिकारी। कर संग्रह का मुख्य अधिकारी कौन था? समाहर्ता। एक था भाग दुग्ध, ये कृषि उपज से भाग कर वसूल करता था, ठीक है। अक्षबाग, ये आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी था। आई होप आपको प्रशासनिक व्यवस्था समझ में आ गई होगी। देखिए सबसे छोटी इकाई थी कुल, तो कुल को मिलाकर के ग्राम बना, और ग्राम को मिलाकर के विश्व बना, और कई विश्व मिलाकर के जन बना, और कई जन मिलाकर के राष्ट्र का निर्माण हो गया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए एक और अधिकारी था संग्रहित। देखिए कोषाध्यक्ष, ये क्वेश्चन बहुत आता है। इसको देखिए संग्रहित, ये कोषाध्यक्ष राजकोष का कार्यभार संभालता था। एक था स्पष्ट, ये गुप्तचर था जो गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करता था। दूत भी थे जो संदेश पहुंचाना और कूटनीति का कार्य करते थे। एक सूत थे, रथ चालक, रथ चालक करने वालों को क्या कहते हैं? सूत बोलते थे। और राजकीय घोषणाएं करना इनका कार्य था। अब देखिए सभा क्या थी, इनकी सभाएं कौन सी थी? सभा, समिति और विधव, विशिष्ट व्यक्तियों की संस्थाएं थी। समिति थी जनसाधारण की समानता थी, और ये सामाजिक और अन्य सैन्य सभा थी। कर देखिए यहाँ पे कौन सा? एक बलि थी, जो स्वेच्छा से स्वैच्छिक कर दिया जाता था। एक भाग था, भाग कितना लेते थे? 1/6 हिस्सा लेते थे। व्यापार कर भी लगता था। महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन आता है लोकतंत्र की व्यवस्था क्या? तो सभा और समिति से ही लोकतंत्र झलकता है। तो यहाँ पे कौन सी कैसी व्यवस्था थी? लोकतंत्र व्यवस्था थी। समय के साथ प्रशासन और अधिक गठित, संगठित और केंद्रीकृत हो गया। आगे देखते हैं हम वैदिक काल के प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्थाएं। देखिए हमने ये सारा देख लिया। देखिए राजा प्रशासन, युद्ध और कर वसूलने की देखरेख करता था। पुरोहित यज्ञ कराता था, धार्मिक अनुष्ठान करता था। और सेनानी सेना का संगठन और युद्ध संचालन करता था। ग्रामीण ग्राम का प्रशासन कर संग्रह करता था। यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा, ये तो हमने रिपीट किया। यहाँ पे देखो स्टार लगा लो। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण थे। कौन सा था? यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये कैसी थी? कर्म आधारित थी। यही उत्तर वैदिक काल में यानी जाति आधारित हो जाएंगी। सामाजिक व्यवस्था देख लिया। देखिए वर्ण जन्म के अनुसार थे, ठीक है। और यहाँ पे ब्राह्मण और इनका कार्य क्या था? धर्म शिक्षा का। और क्षत्रिय क्या कहते हैं? सैनिक शासन। और वैश्य क्या करते थे? व्यापारी, कृषक थे। और शूद्र सेवा और शिल्पकार थे। 80 इसमें ऋग्वेद में सूक्ति हैं। और देखिए इसमें यजुर्वेद में यज्ञ विधि थी, और सामवेद में गे यानी गायन विधि, संगीत थी। अथर्ववेद में रोग, तंत्र, जनतंत्र, जादू टोना सब इसी में दिया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे कल हम उत्तर वैदिक काल के बारे में समझेंगे।